पिछले क्लास तक हम लोगों ने अपने बोर्ड पर बैलेंसिंग पूरी तरीके से सीख लिया था। बैलेंसिंग में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख कर उसको बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद उसका स्टेट लिखना, ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। चलिए, अब मेरे हिसाब से आपको केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आखिर क्लास 10 का हमारा केमिस्ट्री कैसा होने वाला है। ठीक है, इतना चीज़ यदि आपने सीख लिया है तो आगे का जो 3 चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का होगा वो बहुत अच्छा गुजरेगा, ये आप विश्वास करके चलिए। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का इसमें टाइप दिया गया है। बेसिकली 5 टाइप है, एक एक करके सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा सबसे लास्ट वाला टाइप है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसको समझने के लिए भी हम लोगों को बोर्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्रीन पे समझा तो देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ बोर्ड पर जाके प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे चलेंगे, लेकिन पहले 4 पढ़ लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला इसमें हमारा है कम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला देखिए इसमें क्या लिखा गया है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 और more substances combine to form a single substance are called combination reaction। यानी कि जिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट ले, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो वो रिएक्शन हमारा कहलाएगा कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे अदर वर्ड हम लोग इसमें, यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका ऑलवेज प्रोडक्ट कितना होगा, एक ही होगा, सिंगल होगा। ठीक है, तो जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट केवल एक हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ना हर एक रिएक्शन का लगभग हम 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल यदि आप याद रख लेते हैं, चाहे आप NCERT बुक से याद रखें या फिर आप चाहें किसी रेफरेंस बुक से याद रखें, आप चाहें तो नोट से भी याद रख सकते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पे हो गया कि हर एक रिएक्शन का 2-3 एग्जाम्पल आपको कम से कम याद तो रखना ही है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो एग्जाम्पल के साथ आप उसको लिख सकें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है कम्बिनेशन रिएक्शन का CaO, और CaO हमारा इसका क्या नाम हो जाएगा, हालांकि केमिस्ट्री के फील्ड में यदि हम लोग इसका नाम का बात करें तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन इसको कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्विक लाइम बोले या कैल्शियम ऑक्साइड बोले, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जब हम लोग क्विक लाइम को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमको बना के देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है हमारा स्लैग्ड लाइम। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आप, हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोलो, क्वेश्चन था बिल्कुल। क्विक लाइन में और स्लैग लाइन में मेजर डिफरेंस क्या है? नहीं, मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, क्विक लाइम सॉरी स्लैग्ड लाइम बोलो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। उसी प्रकार से आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलो या क्विक लाइम बोलो, दोनों का मतलब सेम है, बस नाम अलग अलग दे दिया गया है, उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप ये देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट साइड में हमारा 2 सब्सटेंस है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक वाटर, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमारा एक ही है, केवल और केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या बता रहा है, कम्बिनेशन रिएक्शन को बता रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो, कार्बन है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर बन रहा है H2O। मतलब ये सिंपल सा मतलब यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन का ये है कि रिएक्टेंट्स में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा हमारा ऑलवेज होगा कम्बिनेशन, ऑलवेज 1 होगा कम्बिनेशन रिएक्शन में। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर कम्बिनेशन रिएक्शन के। अच्छा, यहाँ पे ना अब है हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो क्या ये केमिकल का सेकेंड टाइप हो गया? बिल्कुल भी नहीं, याद रखिएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये सेकेंड टाइप नहीं हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसके बीच में ज़बरदस्ती एक अलग से डाल दिया गया है। तो अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल का दूसरा नंबर पे आ गया, नहीं, ये अलग से दिया गया है। इसके अलावा एक और आपको मिलेगा आगे चल के एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, वो भी किसी का टाइप नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सोथर्मिक भी दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच
हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जनरेट हो उस रिएक्शन को हम लोग कह देंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में और कम्बिनेशन रिएक्शन में फ़र्क केवल इतना है कि कम्बिनेशन रिएक्शन में केवल और केवल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी सिंगल प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आपको सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ आपको हीट भी मिलेगा। ये हमारा किस में होता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लो आप, जैसे CaO, वही ऊपर वाला एग्जांपल, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ ही साथ आपको हीट भी जनरेट होगा। उसी प्रकार से कार्बन को आप O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का साथ साथ हीट भी मिलेगा। उसके बाद मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा MgO, और हीट भी जनरेट होगा। और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल दिया गया है Mg+O2, ये आपके चैप्टर फर्स्ट का एक्टिविटी 1.1 का दिया हुआ, जिसमें उसमें ना थोड़ा सा एक्टिविटी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उस एक्टिविटी में कहा गया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ तो क्या आप देखोगे। थोड़ा सा हम एक्टिविटी यहाँ पे हम जिक्र कर देते हैं, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में कहा गया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाओ और जला के देखो और बताओ कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आप ये चलो मान लेते हैं कि आपके पास मैग्नीशियम रिबन नहीं है, तो फिर आप इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करोगे? इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप दिवाली में छुरछुरी जलाते हो, वो छुरछुरी हमारा कैसा जलता है? बिल्कुल डैजलिंग की तरह। डैजलिंग का मतलब होता है एकदम चिरचिर आवाज़ के साथ साथ जलता है ना, और वो कैसा लाइट निकालता है? वाइट लाइट, है ना। तो वही बेसिकली हमारा मैग्नीशियम रिबन का यहाँ पे काम करेगा। तो उस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग किसके प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, एक सवाल भी पूछा गया आपके एनसीईआरटी बुक में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा पहली बात तो रिएक्शन फास्ट हो सके, दूसरा बात उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर यदि डस्ट पार्टिकल जम गया होगा तो वो साफ हो जाएगा और रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। खैर, एक्टिविटी 1.1 एक बार आप अपने से भी पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जनरेट हो उस रिएक्शन को हम लोग कह देंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो क्या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा कोई टाइप है? ये टाइप नहीं है, ये बेसिकली बीच में ज़बरदस्ती एक रिएक्शन ठूस दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रेस्पिरेशन, यहाँ पे ना रेस्पिरेशन क्या है? हमने आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया है। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने आपको एक टर्म पढ़ाया रेस्पिरेशन, एक टॉपिक ही था बेसिकली। रेस्पिरेशन में हम लोगों को ये बताया गया, हमने आपको ये बताया कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं वो खाना किसके पास जाता है? सेल के पास जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारा किसके पास जाता है? सेल के पास जाता है। तो जैसे ही सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है वो तुरंत वैसे ही फूड से क्या करना शुरू कर देता है? एनर्जी बनाना शुरू कर देता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पे आपको मालूम ये चल गया कि रेस्पिरेशन भी हमारा एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे बॉडी में फूड से एनर्जी बन रहा होता है तो एनर्जी तो बन ही रहा होता है, प्लस हमारे बॉडी में हीट भी जनरेट हो रहा होता है। लेकिन क्या उस हीट को आप महसूस कर पाते हो? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हीट बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन भी हमारा एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल एक और दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आलू का छिलका, प्याज का छिलका, खीरा का, उसके बाद फिर पत्ता गोभी, जो भी आपके घर का छिलका होता है बेसिकली सब्जी का, उसको आप क्या करो, एक जगह पे इकट्ठा कर दो। छिलके को इकट्ठा करने के बाद आप क्या करो, ज़मीन को खोद के गड्ढा करके उसके नीचे उसको दफन कर दो। आप दफन करने के बाद उसको आप 2 महीने तक छोड़ दो। 2 महीने के बाद जब आप उसको हटा के निकालोगे ना बाहर, पहली बात तो आपका खाद का रूप ले चुका होगा, फर्टिलाइज़र का रूप, नेचुरल फर्टिलाइज़र। दूसरी बात, उसको जब आप टच करोगे ना तो आपको वो गर्म महसूस होगा। आपने कभी गौर किया है? मतलब कि कभी भी आपको मौका मिले ना, यदि आपके घर के बगल में कहीं पे भी जगह है मिट्टी का, तो मिट्टी को आप मुश्किल से मुश्किल 2-3 मीटर खोदिएगा, 2-3 मीटर खोदिएगा, और जब आप उसको गड्ढा कीजिएगा ना और इसके नीचे जब आप अपने हाथ को डालिएगा, आपको पता है महसूस कैसा होगा? गरम गरम महसूस होगा, मतलब कि हीट जनरेट होगा।
इसका मतलब ये हो गया कि धरती के अंदर गर्मी बहुत है। तो जब आप अपने सब्जी के छिलकों को इकट्ठा करके ज़मीन में गड्ढा करके डाल देंगे, 2-3 महीने के बाद उसको आप निकाल के देखेंगे, पहली बात तो वो नेचुरल फर्टिलाइज़र बन चुका होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो एक तरीके से आपको गर्म महसूस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा था। हमारा प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा था, प्लस हीट भी जनरेट हो रहा था। तो ये हमारा हो गया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ना कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। देखिए इसमें क्या लिखा गया, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस यानी कि सिंगल कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substances are called decomposition reaction। अच्छा, आपने कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा? कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा कितने सबस्टांस पार्टिसिपेट करते थे? 2 या 2 से ज़्यादा, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था हमारा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका जस्ट उल्टा है। इसमें हमारा एक ही रिएक्टेंट रहेगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। यानी कि जस्ट ये उल्टा है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे आगे देखो फिर, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ अ कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है? अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होता था, प्रोडक्ट एक होता था। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा एक होगा, प्रोडक्ट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे देखो, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है हमारा। इसमें फेरस सल्फेट हमारा यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है। ये हमारा हीट जब इसको हम लोग दे रहे हैं, यानी कि जब हम लोग इसको हीट देंगे FeSO4 को, तो ये हमारा बनाएगा Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड SO2। अच्छा, SO2 का नाम बताओ जल्दी, SO2 का नाम बताओ। SO2 का SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 का नाम बताओ, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट हमारा एक है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा है। उसी प्रकार से आगे देखो, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम सुन लो, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देंगे तो ये हमको बना के देगा CaO यानी कि क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी आप बोल सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी हमारा रिएक्टेंट एक है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा 2 है। इट मीन्स ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हमारा यहाँ पे आता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं, आपके NCERT बुक में क्लियरली इसको डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन रेफरेंस बुक को आप पलट के देखेंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। समझिएगा ध्यान से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। पहला है इसमें हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा हमारा इसमें फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे NCERT में क्लियरली डिफाइन नहीं करके दिया गया है, लेकिन इन तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल अभी बताएंगे हम लोग आपको क्या है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बताएंगे, इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन को आपने देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा आपने। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती इसके बीच में एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को घुसा दिया गया है। क्या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो कि आपने कम्बिनेशन वाले में पढ़ा यहाँ पे, यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन का टाइप नहीं है, बल्कि इन दोनों रिएक्शन को ज़बरदस्ती बीच में ठूस दिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एंडोथर्मिक के बारे में देख लेते हैं कि आखिर वो है क्या। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट यानी कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन में आपको हीट देना पड़े, जिस रिएक्शन में आपको हीट देना पड़े रिएक्शन को करवाने के लिए, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट नहीं है? बिल्कुल अपोजिट है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता था? हीट हमारा रिलीज होता था प्रोडक्ट के साथ,
लेकिन एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट हमको देना पड़ रहा है ना। तो जब हम लोगों को रिएक्शन करवाने के लिए हीट अलग से देना पड़े, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लो, ऊपर वाला ही FeSO4 को हम लोग हीट देंगे तो ये हमारा बनेगा Fe2O3 और SO2 और SO3। उसी प्रकार से COCO3 CaCO3 ये भी हमारा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, इसको भी हम लोग हीट दे रहे हैं तभी हमारा रिएक्शन अकर हो पा रहा है, CaO और CO2 बन रहा है। तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल और डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला वाला टाइप। ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई टाइप नहीं है, जबरदस्ती इसको बीच में बस ठूस दिया गया है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है हमारा इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में आपके बुक में बताया गया है लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 प्रकार का होता है, पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा फोटोकेमिकल। चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले थर्मल के बारे में। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। यानी कि जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के सहायता से किया जाए, समझिएगा ध्यान से, जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के सहायता से किया जाए, यानी कि उसको हीट देंगे तभी वो रिएक्शन होगा, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके नाम में डिकम्पोजिशन क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन का टाइप है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देख लो, वही वाला है, CaCO3 को हम लोग हीट देंगे तो CaO + CO2 बनेगा। यानी कि एक एग्जाम्पल को हम लोग अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम जानबूझ के अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देना चाह रहे हैं, ताकि आप एग्जाम्पल कम याद करो और कम ही याद करो लेकिन उसको अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो CaCO3 को हम थर्मल डिकम्पोजिशन में भी इस्तेमाल कर लिए, एंडोथर्मिक में भी इस्तेमाल कर लिए, डिकम्पोजिशन में भी हम इस्तेमाल कर लिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल को आप अलग अलग जगहों पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जानबूझ के हम एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही बार बार इसलिए देते हैं ना, ताकि आपको अलग अलग प्रकार का रिएक्शन याद ना करना पड़े। छोटा सा मेमोरी है, क्लास 10th में है, कितना याद कर पाएंगे, है ना। इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल को आप अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं जानबूझकर। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, देखो, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्रिएट किया जाए, यानी कि जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी देकर कैरी आउट किया जाए, तो हमारा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, इसका ना एक्टिविटी आपके बुक में दिया गया है, एक्टिविटी कितना है, वो मग वाला एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 को आप एक बार पढ़िएगा। एक्टिविटी 1.7 जो है वो एक मग है, उसमें पानी है, इलेक्ट्रोड है ना, एनोड है, कैथोड है, ये सब रॉड उसमें दिया गया है, उसको आप एक बार पढ़िएगा, वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही है, ठीक है। आगे देखो, वही उसी एक्टिविटी का जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखो, H2O है, यानी कि मग में पानी है, बिल्कुल पानी है, उसको आप बैटरी से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो, तो यहाँ पे हमारा H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 और O2 में। यानी कि हमारा रिएक्टेंट एक है वाटर केवल, प्रोडक्ट हमारा 2 बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको और यदि आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हो कि एपरेटस कैसे तैयार किया गया, क्या क्या उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसको आप एक्टिविटी 1.7 अपने से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमने आपको बता दिया कि वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसमें होता क्या है, बेसिकली वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत है समझने में, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में तो बहुत कम जिक्र किया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है, इसके नीचे देखिए आप। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, लाइट का मतलब सनलाइट, ठीक है, इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में किया जाए तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो का मतलब ही होता है यहाँ पे लाइट। एग्जाम्पल देख लो, जैसे AgCl
को हम लोग सनलाइट दे रहे हैं, देखो अपने एग्जाम्पल अपने बुक में देखो, AgCl को हम लोग सनलाइट दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे Ag + Cl2 बन जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट हमारा 2 बन गया। तो इस रिएक्शन को किसके द्वारा कैरी आउट किया गया? लाइट के द्वारा ना। तो ये हमारा हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसका AgBr वाला, इसमें हम लोग सनलाइट दे रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा? Ag बन रहा है प्लस Br2 बन रहा है हमारा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये भी हो गया हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे बढ़े हम लोग, चलो। अच्छा, इसका ना यूज भी दिया गया, देखो दी एबव रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है ना फोटोकेमिकल का, दो रिएक्शन जो है AgCl वाला और AgBr वाला, इन दोनों रिएक्शन का ना इस्तेमाल हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसका एग्जाम्पल बताते हैं सबसे बेहतरीन आपको। यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो दो एग्जाम्पल है AgCl और AgBr वाला, यानी कि उसको हम लोग सनलाइट दे रहे हैं तो हमारा रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमको बताते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के। देखो, जब आप कभी हॉस्पिटल जाते हो और जब आप एक्सरे करवाते हो तो एक्सरे का फोटो आपको कैसा निकाल के देता है? ब्लैक एंड वाइट देता है। ब्लैक एंड वाइट। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ का हड्डी टूट गया, तो उसका आप एक्सरे करवाते हो तो वो बेसिकली एक फ्रेम देता है आपको, ब्लैक एंड वाइट देता है, बिल्कुल वो खड़खड़ करता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो कभी भी आपने गौर किया है कि डॉक्टर उसको कैसे निकालता है? कभी आप एक्सरे वाले रूम में गए हो, डॉक्टर कैसे करता है मालूम है? आपको सबसे पहले स्ट्रेचर पे लेटाया जाता है, उसके ऊपर आपके ऊपर एक मशीन लगाया जाता है। मशीन से जिस बॉडी पार्ट का आप एक्सरे करवाना चाहते हो उसका वो एक्सरे करवाता है। उस एक्सरे का एग्जैक्ट फोटो स्टेट वो कर लेता है, यानी कि फ़ोटो खींच लेता है। उस फोटो को वो एक फ्रेम पे उतारता है। फ्रेम पे उतारने के बाद आपने गौर किया होगा कि उस फ्रेम को वो एक लिक्विड में डुबाता है। कभी गौर किया आपने? नहीं किया है होगा। यदि आपने गौर किया है तो इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। नहीं किया है तो कभी आपको मौका मिले तो डॉक्टर के पास जाइएगा कभी एक्सरे करवाने के लिए, तो आप ये गौर कीजिएगा। डॉक्टर जब आपके एक्सरे को करता है, जब वो फ्रेम निकालता है अपने मशीन से, तो उसको वो बहुत हल्के हाथ से पकड़ के उसको एक लिक्विड में डुबाता है। लिक्विड में डुबा के उसको फिर वो सनलाइट में सुखाता है। सनलाइट में सुखाने के बाद कुछ देर के बाद फिर वो आपको पेपर में फाइल में भर के आपको देता है। आपने गौर किया कभी? वो जो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड बेसिकली हमारा AgCl और AgBr का लिक्विड होता है। और उस लिक्विड का इस्तेमाल किसमें किया गया? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया गया। इसीलिए आपके एक्सरे का फोटो ब्लैक एंड वाइट आता है। अब समझ में आया? और पहले के ज़माने में ना ब्लैक एंड वाइट हमारा फिल्म चलता था, तो वो फिल्म बेसिकली हमारा रील में चलता था, कैसेट आता था पहले, है ना। वो कैसेट को बनाने में भी कहीं ना कहीं हमारा हाथ इसी रिएक्शन का है। समझ रहे बात को? तो ये हमारा हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 था। पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा हमारा फोटोकेमिकल। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने क्या दिया? हीट दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक में आपने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिया। फोटोकेमिकल में आपने क्या दिया? सनलाइट दिया। यानी कि कहीं ना कहीं द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने ये गौर किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अकर करवाने के लिए, टेक्स प्लेस करवाने के लिए हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है। चाहे अब वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दो, लाइट के फॉर्म में दो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दो, है ना, तभी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो पाता है। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्प्लीटली खत्म। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का वो टाइप नहीं है, वो बेसिकली ज़बरदस्ती बीच में ठूस दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अलग अलग बुक में ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा गया है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ना बेसिकली कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जो ताकतवर है वो जीतेगा।
जो कमज़ोर है वो हार जाएगा। एग्जाम्पल देंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, इन अदर वर्ड्स अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देगा और खुद जाके उससे जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके बुक का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे दिया गया है Fe प्लस CuSO4, है ना, ये आपस में रिएक्ट कर रहा है तो आगे चल के क्या बन जा रहा है, FeSO4 प्लस Cu बन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि Fe जो है ना Cu से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए Fe CuSO4 से Cu को हटा दे रहा है और वो खुद जाके SO4 से जुड़ जा रहा है और बेचारा Cu हमारा अलग हो जा रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ पे यह पता चल रहा है कि Cu कमज़ोर है, Fe हमारा मजबूत है। ठीक है, इसको कैसे कहेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, Fe इज मोर रिएक्टिव दैन Cu। Fe का मतलब आयरन, Cu का मतलब कॉपर। कोई दिक्कत इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से Zn प्लस CuSO4, इसमें हमारा जो Zn है वो Cu से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये Zn क्या कर देगा, Cu को हटा देगा, ये खुद क्या बन जाएगा अब, ZnSO4 प्लस Cu। उसी प्रकार से नीचे में देख लो, Pb प्लस CuCl2, इसमें हमारा जो Pb है, Pb का मतलब लीड है ना, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को हटा देगा, खुद उससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस Cu बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटा देगा और वो खुद उससे जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद हमारा आता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अच्छा, प्रिसिपिटेट का मतलब हमने आपको बताया था। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जब दो रिएक्शन यानी कि जब दो सबस्टेंस आपस में मिलते हैं, यानी कि जब दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद जो एक सॉलिड सबस्टेंस बन जाता है, उसी सॉलिड सबस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रिसिपिटेट कह देते हैं। ठीक है, यदि आपको प्रिसिपिटेट का डेफिनेशन देखना हो तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले क्लास में लगभग हमने जिक्र किया था, एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। यहाँ पे क्या था प्रिसिपिटेट का डेफिनेशन, अ प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, यानी कि जब दो सॉल्यूशन को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो जो एक सॉलिड सबस्टेंस बनता है उसी सॉलिड सबस्टेंस को हम लोग प्रिसिपिटेट नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या लिखा गया है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस to form two new compounds are called double displacement reaction. Double displacement reaction usually occurs in solution and one of the products are separated out as solid यानी कि precipitate। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसमें दो एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज करेगा। दूसरी बात इसमें ये है कि ऑलवेज इसमें हमारा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रिसिपिटेट ऑलवेज इसमें फॉर्म होने का मतलब है कि इसमें हमेशा हमारा एक सॉलिड सबस्टेंस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिया गया एग्जांपल आपके बुक का, यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2, ध्यान से देखिए एग्जांपल को आप, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये आगे चल के क्या बन जा रहा है, देखो तो जरा, देखो यहाँ पे SO4 के साथ हमारा जुड़ गया Ba, यानी कि यहाँ पे जो हमारा BaCl2 है इसमें से हमारा Ba अलग होके Na2SO4 के साथ जो हमारा SO4 है उसके साथ हमारा जुड़ गया Ba। आप इसको पहले देखो और ऑब्जर्व करो कि ये क्या कहना चाह रहा है, जरा देखो तो क्या समझ में आ रहा है अपने से। इसमें आप हमेशा गौर करेंगे कि दो एलिमेंट अपने पोजीशन को छोड़कर दूसरे में जाके चिपक जा रहा है ना। यहाँ पे देखो BaSO4 के साथ रिएक्शन से पहले हमारा Na है, अब यहाँ पे हमारा BaSO4 हो गया। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे हमारा Cl के साथ Ba है रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद Cl के साथ हमारा Na जुड़ गया। तो यहाँ पे दो एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे पोजीशन पे चल जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ऑलवेज एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, मतलब कि ऑलवेज एक सॉलिड सबस्टेंस हमारा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड सबस्टेंस कौन है, BaSO4, और ये हमारा सॉलिड सबस्टेंस कैसा होता है, बेसिकली वाइट प्रिसिपिटेट होता है।
मतलब कि ये सॉलिड हमारा हो जाएगा BaSO4 जो हमारा यहाँ पे एक सॉलिड सबस्टांस हमारा बनेगा। और ये सॉलिड सबस्टांस बेसिकली किस कलर का होगा, किस कलर का, वाइट कलर का होगा। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें हमारा दो एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑलवेज उसमें हमारा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। BaSO4 इस रिएक्शन में हमारा एक प्रिसिपिटेट है और वो भी कैसा कलर का, वाइट कलर का। आगे बढ़ो फिर, उसके बाद है PbNO3 का होल 2 प्लस Ki। जब ये हमारा रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, देखो PbI2 प्लस KNO3। तो बताओ इसमें हमारा प्रिसिपिटेट कौन होगा, जरा सोचो और बताओ तो जरा। ये जो हमारा रिएक्शन है PbNO3 का होल 2 प्लस Ki हमारा बन रहा है PbI2 प्लस KNO3। मिला? बुक में देखो जल्दी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं मिल रहा आपके बुक में? अच्छा, एनसीईआरटी बुक का नहीं होगा ये, तो दूसरे बुक का है। तो इसमें है ना, हाँ, इसमें हम एक रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल लिए ताकि आपको अलग से भी समझाया जा सके। तो इसमें हमारा PbI2 जो है, PbI2 जो है ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट है, यानी कि इसमें हमारा PbI2 हमारा प्रेसिपिटेट है और वो भी कैसा प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट है। कोई दिक्कत इसमें? ये येलो कलर का होगा, हमारा सॉलिड सबस्टेंस बन जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही चीज़ है जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा, दो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ऑलवेज हमारा एक प्रेसिपिटेट तो बनेगा ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दो रिएक्शन इन विच आ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो सारा का सारा एग्जाम्पल जो कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ भी एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। कोई डाउट? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने 5वें नंबर को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसके लिए हमने आपको कहा था कि ये समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा अपने बोर्ड पर। कोई दिक्कत? तो जब हम लोग अपने हाँ, एक बात और, इसको समझाने का तो हम समझा देंगे, समझेगा ध्यान से, इसको समझाने का तो हम समझा देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को बोर्ड पे समझना पड़ेगा। तो 5वां नंबर जो रिएक्शन है ये हम लोग अपने बोर्ड पर जाकर समझेंगे, बहुत डिटेल में 4-5 एग्जाम्पल देंगे आपको हम। जैसे इसमें हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये हम आपको बताएंगे। हालांकि बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन से क्या ले लिया गया, OX ले लिया गया, रिडक्शन से क्या ले लिया गया, RAD ले लिया गया, इन दोनों को जोड़ के बना दिया गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम लोगों को अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ना। और उसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जाम्पल भी देखेंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमारा बहुत लंबा है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को बोर्ड पे चलना पड़ेगा। तो बोर्ड पे जाके हम लोग उसको समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे बेसिकली, कोई दिक्कत इसमें? चले, तो हम यहाँ पे रिएक्शन नंबर हमारा जो 5वां है उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बोर्ड पर जाकर समझेंगे। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर में आगे बात किया गया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कोरोजन है और रेंसिडिटी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में जाके हम लोग 5वें नंबर का रिएक्शन कर लेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? चलिए, चूँकि शुरू कर ही दिए हैं तो कोरोजन और रेंसिडिटी भी पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग 5वें नंबर का जो रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसको कर लेंगे बोर्ड पे। ओके, हाँ, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलो कोरोजन के बारे में पढ़ ही लेते हैं, जब निकाले हैं तो शुरू हो चुका तो पढ़ ही लेते हैं। देखो कोरोजन क्या होता है, देखो द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि जब हमारा मेटल धीरे धीरे खराब होने लगे, उसमें जंग लगने लगे, किसके कारण? हवा,
पानी और इन्वायरमेंट में जो केमिकल प्रेजेंट है उसके कारण, तो इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं कोरोजन। देखो बहुत सारे बच्चे ना कोरोजन और रस्टिंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, बिल्कुल गलत है ये। कोरोजन अलग होता है, रस्टिंग अलग होता है। तो कोरोजन का सिंपल सा मतलब है जब हमारा मेटल धीरे धीरे जंग खाने लगे, खराब होने लगे, किसके वजह से? पानी के वजह से, हवा के वजह से और इस एटमॉस्फेयर में जो केमिकल प्रेजेंट है उसके वजह से, तो वो फेनोमेना हमारा कहलाता है कोरोजन। सिंपल सा मतलब है मेटल में जंग लगना मतलब कोरोजन, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? और जंग किसके वजह से लगेगा? हवा, पानी और इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट हमारा केमिकल है उसकी वजह से। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोरोजन। लेकिन रस्टिंग क्या है फिर? देखो रस्टिंग क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। देखो हमने कोरोजन में क्या कहा? कोरोजन में हमने कहा कि जब मेटल पे जंग लगने लगे। लेकिन रस्टिंग का मतलब होता है कि पार्टिकुलरली जब आयरन में जंग लगने लगे तो हम लोग उसको कहते हैं रस्टिंग। अब कोई दिक्कत? कोरोजन और रस्टिंग में कोई दिक्कत इसमें? अब तो कोरोजन का सिंपल सा मतलब है मेटल में जंग लगना, और वो मेटल कोई भी हो सकता है, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, कोई भी मेटल हो सकता है, उसको हम लोग कह देंगे कोरोजन। लेकिन जब पर्टिकुलरली खास करके आयरन में जंग लगना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे रस्टिंग, बस। तो रस्टिंग और कोरोजन दोनों अलग अलग टर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। यानी कि जब सिल्वर पे जंग लगता है ना वो कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। और जब हमारा कॉपर पे जंग लगता है तो वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट क्या है, यानी कि कोरोजन के वजह से क्या क्या नुकसान हम लोगों को सहना पड़ता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, सीप्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन। तो कोरोजन के वजह से सालों साल लाखों करोड़ों का संपत्ति हमारा बर्बाद हो रहा है। जैसे गाड़ी में जंग लग जाना है ना, बड़े बड़े ब्रिज में जंग लग जाने की वजह से ब्रिज हमारा गिर जाता डायरेक्ट, है ना। फिर से आयरन रेलिंग, फिर से बड़े बड़े जहाज़ों में जंग लग जाना, यानी कि सालों साल हमारे जंग लगने की वजह से करोड़ों रुपए का संपत्ति बर्बाद होता है इंडिया में। इसका ना सबसे बड़ा यदि आपको रिजल्ट देखना हो तो आप कभी भी रेल से ट्रैवल करो, इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल करो, आपको बहुत सारे जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कि रेल के पटरी के बगल में बेकार का रेल का पटरी जमा करके रखा गया है। आपने कभी देखा ये चीज़? है ना, यानी कि आप ट्रेन से ट्रैवल करो और बहुत सारे ऐसे जगह आपको मिलेंगे जहाँ पे फालतू का रेल का पटरी रखा हुआ है, सड़ा हुआ है, वो उसका कोई काम नहीं हो रहा है। वो क्या है? बेसिकली रेलवे के संपत्ति का बर्बादी ही तो है। और आपको क्या लगता है कि वो रेलवे का एक पटरी जो छल्ली होता है बेसिकली 30 से 40 मीटर का जो होता है, क्या वो 1-2 लाख रुपए में आता है? नहीं, वो एकदम प्योर लोहा है। आयरन जो हमारा पटरी में लगा होता है ना, वो आयरन बिल्कुल प्योर आयरन है, बिल्कुल प्योर आयरन, और वो इतने सस्ते दामों में नहीं आता है। तो सोचो रेलवे का प्रॉपर्टी कितना बर्बाद हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को खास करके ध्यान देना चाहिए। लाखों करोड़ों का संपत्ति हमारे इंडिया में तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। समझ रहे बात को? खैर आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद कोरोजन इज वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कोरोजन क्या है? एक तरीके का वेस्टफुल प्रोसेस है ना। तो कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से किसी को फायदा होता है क्या? नहीं, सामान हमारा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एवरी ईयर a lot tons of various metals especially iron get wasted in the country। यानी कि हर एक साल हमारे भारत में मिलियंस ऑफ टन्स, यानी कि मिलियंस ऑफ टन्स हमारे इंडिया में आयरन खास करके बर्बाद हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? रेलवे में। समझ रहे बात को? और ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पैसे में इसको यदि काउंट किया जाए ना, आपका होश उड़ जाएगा। बहुत बहुत मतलब आपके इमेजिनेशन से भी बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है इसमें। ठीक है, आगे। एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। और आपको ऑब्वियसली बात है मालूम है, यानी कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे पैसे हम लोगों को खर्च करने पड़ते हैं डैमेज आयरन को बदलने में, है ना। तो ये हमारा कोरोजन का कारण है कि यानी कि मतलब कि कोरोजन का इफेक्ट है कि कोरोजन से हमारा क्या क्या हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कोरोजन को, अच्छा एक मिनट, हाँ, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है ज़रा बताना। जंग को ना लगने दिया जाए, ये कैसे रोक सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, आयरन है उसके ऊपर पेंटिंग कर दो, ग्रेसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, है ना। तो उससे हमारा जो आयरन बॉडी है
वो बेसिकली जंग लगने से बच सकता है और संपत्ति जो है ना कम नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या है इसके बारे में देखो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम। देखो, जब कोई भी सामान आप लंबे समय तक खुला रखते हैं, और ख़ास करके वो खाने वाला सामान उसको आप खुला रखते हैं कुछ समय के लिए, 2-3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आप अपने आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ना उसमें से गंदा बदबू आने लगता है। कभी गौर किया आपने? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में अचार है, तो अचार को मुश्किल से मुश्किल आप 15 से 20 दिन खुला रख दो, उसके बाद देखना इतना गंदा बदबू उससे आएगा, आप उसको खा नहीं पाओगे। इससे होता क्या बेसिकली? इससे ये होता है कि उस फूड मटेरियल में जो भी फैट प्रेजेंट है, जो भी ऑयल प्रेजेंट है, वो पूरी तरीके से एवोपरेट हो जाता है। और ऑयल का ख़त्म होने का मतलब क्या है? सामान का धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाना, है ना। अच्छा, जैसे हम लोगों की मम्मी लोग जब अचार बनाती है तो क्यों कहती है कि बेटा अचार में हाथ डाल के मत निकालना, या फिर अचार को लंबे देर तक खुले मत छोड़ना, क्यों कहती है? इसलिए कहती है क्योंकि उसमें यदि हवा लग गया, हवा लगने का मतलब है कि फैट का, ऑयल का ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है उसमें हवा लगना, ऑक्सीजन लगना उसमें, और उसमें से हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा ऑयल। और ऑयल ख़त्म हो गया तो क्या उसमें नमी बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोगों की मम्मी कहती है कि जब भी अचार लो तो तुरंत लो और तुरंत उसका ढक्कन को लगा दो ताकि उसमें हवा ना लगे। और हवा लग गया इसका मतलब कि हवा लगने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि हमारा ऑयल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ऑयल एवोपरेट हो जाएगा तो हमारा अचार कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। और अचार सूखा का मतलब क्या हो गया, खराब, ख़त्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो रेंसिडिटी का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारे फूड मटेरियल में हवा लग जाता है, और यानी कि बेसिकली हवा लगने की वजह से उसमें ना गंदा गंदा बदबू आने लगता है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। अच्छा, इसका ना एग्जाम्पल यदि आपको देखना हो, चलो खास करके आप क्या करना, 5 रुपये का आप चिप्स या फिर कुरकुरे कुछ भी लाना दुकान से, उसको ऐसे खुले पैकेट को फाड़ के ऐसे आप उसको कहीं पे 10 दिन छोड़ देना। ठीक है, 10 दिन के बाद देखना वो कितना गंदा महकेगा, बहुत गंदा महकेगा। क्यों गंदा महक रहा है मालूम है? क्योंकि उस फूड मटेरियल में जो भी ऑयल और फैट प्रेजेंट था वो इन्वायरमेंट में एवोपरेट हो गया, हवा लग गया उसमें, और उसमें फिर वो ख़राब हो गया। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि जो पैकेट वाला चीज़ आता है ना, खाने वाला पैकेट में जो पैक करके आता है, उसमें हवा पहले से भरा हुआ रहता है। वो हवा क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है क्या? नाइट्रोजन गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस का खूबी ये है कि वो किसी भी प्रकार के फूड मटेरियल को ख़राब नहीं होने देता है। और जब वो पैकेट पिचक गया इसका मतलब कि उससे नाइट्रोजन गैस निकल गया मतलब कि वो धीरे धीरे ख़राब होने लगा। तो जब भी आपको दुकानदार पिचका हुआ पैकेट दे, कुरकुरे का, चिप्स का, किसी भी चीज़ का, इग्नोर करो, मत लो। खाने में तो स्वादिष्ट लगता है लेकिन वो आपको जाकर फिर बहुत नुकसान करता है। हम लोग क्यों सुनते हैं कि पेट दर्द करने लगा? क्यों? क्योंकि वो आपको सड़ा हुआ चीज़ दे दिया, ख़राब चीज़ दे दिया। इसीलिए अवॉइड करना है कि जब भी दुकान में जाएं तो पैकेट जो है ना वो पूरी तरीके से फुला हुआ होना चाहिए, पैक होना चाहिए, हवा ना निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंसिडिटी के बारे में। अच्छा, रेंसिडिटी को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, यानी कि कोई भी सामान में हवा ना लगे, हमारा फूड मटेरियल बर्बाद ना हो, इसको हम लोग कैसे बचाएंगे? इसका भी कुछ तरीका है, जैसे देख लो। बाई कीपिंग फूड मटेरियल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एयर, वाटर एंड मॉइस्चर। सबसे पहले अपने खाने वाले चीज़ों को हवा से, पानी से और नमी से दूर रखो, यानी कि पूरी तरीके से उसको टाइट करके रखो, पहला बात। दूसरा बात, बाय एडिंग ऑक्सीडेंट्स टू फूड स्टफ। अच्छा, एंटी ऑक्सीडेंट क्या होता है इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल। आपने कभी भी महंगा जूता, महंगा चप्पल या फिर महंगा फ़ोन या फिर कोई महंगा ऐसा आइटम आपने ज़रूर ख़रीदा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पैकेट वाइट कलर का आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, बहुत ही छोटा सा पैकेट आता है वाइट कलर का, उसमें ना चीनी जैसा कुछ भरा हुआ रहता है, क्रिस्टल टाइप का। आपने गौर किया कभी इस चीज़ को? यानी कि एक बार ये बात है लगभग 2-2.5 साल पहले का, ये चीज़ हमको भी नहीं मालूम था, ये चीज़ मेरे को भी मालूम नहीं था। तो 2-2.5 साल पहले ना हम एक बहुत ही अच्छा जूता खरीदे थे, हम शायद वुडलैंड का या फिर किसी चीज़ का था, अच्छा कंपनी का जूता था। तो जब जूता खरीदे ना तो बहुत अच्छे पैक, यानी कि बहुत अच्छे डब्बे में पैक करके आया ऑनलाइन।
फ्लिपकार्ट से किए थे। तो ऑनलाइन आया, उसको जब हम लोग उसको जब हटा मतलब उसका जब ओपनिंग कर रहे थे, जब उसको निकाल रहे थे, तो उसमें उस जूते को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ रखना है, ये सब चीज़ उसमें एक होता है ना गाइड मैनुअल, वो लिखा हुआ था। उसके साथ ही साथ एक छोटा सा पैकेट था उसमें, पुड़िया टाइप, थोड़ा सा एकदम बहुत छोटा सा पैकेट रहता है ना, बहुत छोटा पैकेट। उस पैकेट में वाइट कलर का पैकेट रहता है, अब तो खैर ब्लैक भी आने लगा है शायद। तो वाइट कलर का पैकेट था, उसमें ना वो छोटा सा एकदम चीनी टाइप उसमें कुछ रखा हुआ था। हमको लगा ना ये है क्या, कुछ खाने का होगा हमको लगा। तो हम उसको फाड़ के देखे, तो फिर उसके बारे में रिसर्च किए कि आखिर है क्या, गूगल पे देखे, तब मालूम चला कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके जूते में अनवांटेड हवा नहीं लगने देता है। हवा देखो, आपके जूते में हवा लगेगा ख़राब नहीं होगा क्या, जूते में हवा लगने से ख़राब होता है क्या कभी जूता? नहीं। लेकिन चूंकि कंपनी है, बड़ा हाई प्रोफाइल वाला कंपनी है, तो ऑब्वियस ये बात है वो पूरे के पूरे प्रिकॉशन के साथ आपको देगा पैक करके। तो वो बेसिकली इसलिए दिया था ताकि हमारे जूते में किसी प्रकार का दीमक ना लगे। और आपको मालूम है जब एक बार फैक्ट्री से बाहर निकलता है जूता, तो डिलीवर होने में लगभग 5 से 6 दिन लगता है। या फिर मान लीजिए वो जूता सालों से फैक्ट्री में रखा हुआ है कि नहीं, क्या पता उसमें दीमक लग जाए, हवा लगने की वजह से कीड़ा मकोड़ा लग जाए, ख़राब हो जाए। इसीलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। इसीलिए आप भी यदि अपने भोजन को, जो कि खाने का मटेरियल है बेसिकली, यदि उसको बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो। और भोजन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट आता है। आप कभी भी जाओ मेडिकल दुकान में आप जाके बोलो कि भैया एंटीऑक्सीडेंट हमको दीजिए फूड वाला, तो वो आपको देगा। वो फूड वाला क्या करता है बेसिकली, मान लीजिए यदि आपको चलिए मान लीजिए कि आपको ना सपोज कीजिए कि आपको 3 दिन के ट्रिप के लिए कहीं जाना है। आपने क्या किया, अपने घर से आलू वाला पराठा, है ना, मैंने कि अपने घर से आपने खाने पीने का चीज़ पैक किया। उस खाने पीने वाले जो आपने पैक किया, उसमें आप क्या करो, मेडिकल स्टोर से जाके खरीद के एक एंटीऑक्सीडेंट का पैकेट डाल दो बस। जब आप पैकेट डालोगे ना, आपका वो भोजन खराब नहीं होगा, 99% चांस है नहीं होगा खराब, क्योंकि वो एयर को उसमें आने ही नहीं देगा, एयर का कांटेक्ट ही वो तोड़ देगा। तो अब ये नया चीज़ आपने सीख लिया कि जब भी आप कभी टूर पे जाओ तो एंटीऑक्सीडेंट खरीद के अपने खाने वाले मटेरियल में डाल दो, पैकेट फाड़ के नहीं, सीधा सीधा पैकेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर देखो, बाय कीपिंग फूड एट वेरी लो टेम्परेचर। अच्छा, हम लोग अपने फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, ख़राब ना हो, यानी कि अच्छा टेम्परेचर हमारा फ्रिज में कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। ठंडा टेम्परेचर का मतलब है लो टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर का मतलब है हाई टेम्परेचर। तो हम लोग अपने फ्रिज में भोजन इसलिए रखते हैं ताकि उसमें टेम्परेचर लो रहता है पहली बात, और लो टेम्परेचर में कभी भी हवा नहीं आता है। और फ्रिज में आपका हवा आता है क्या, नहीं आता है। तो लो टेम्परेचर में जब भी हम लोग अपने भोजन को रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ये सब कम लगता है और ख़राब भी कम होता है। इसीलिए हम लोग अपने फ्रिज में 10 दिन रखे हुए सामानों को भी खा लेते हैं निकाल के ईजिली, है कि नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फूड मटेरियल्स में बी प्रिजर्व इन एयर टाइट कंटेनर। यदि आपके पास कोई खाने पीने वाला चीज़ है तो उसको आप कोशिश करो कि डब्बे में रखा जाए, कंटेनर में रखा जाए, और वो भी बहुत ही टाइटली पैक करके। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी क्या की, घर में निमकी बनाई, ठीक है, मैदा वाला जो निमकी बनता है फ्राई करके, तो निमकी बनाई, और निमकी को आपने क्या किया, डब्बे में बहुत टाइट पैक करके रख दिया। उसको आप 2-3 महीने के बाद भी निकालोगे ना, ख़राब नहीं होगा, आप खा सकते हो आराम से। लेकिन आप उसको खोले इसे छोड़ दिए हो, मुश्किल से मुश्किल 5 दिन भी उसको ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए कोई भी सामान यदि खाने पीने का है तो उसको आप एयर टाइटली, नहीं कि बहुत टाइटली पैक करके रखिए, प्रिजर्व रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। लास्ट है हमारा, चिप्स और अदर सच मटेरियल्स कैन बी पैक्ड इन नाइट्रोजन गैस। तो जो हम लोग मार्केट में खरीदते हैं चिप्स कुरकुरे ये सब, है ना, वो सब का सब हमारा नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करके ऑलरेडी फैक्ट्री से आता है ताकि वो हमारा ख़राब ना हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे हम लोग अपने सामानों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, यानी कि रेंसिडिटी को होने से हम लोग बचा सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे दी एंड होता है। दी एंड तो हो गया, लेकिन हमारा जो एक 5वां नंबर टाइप था केमिकल रिएक्शन वाला, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे और अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेके हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ हमारा बोर्ड पे समझने वाला है, तो हम लोग उसको अपने अगले वाले क्लास में लेके कल कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।